बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 14 मुलाहिज़ा फरमाएं। सुलेमान तारक को चारपाई पर लिटा कर जा चुका था और वो अधेड़ उम्र औरत भी दरवाज़ा बंद करके वापस आ गई। तारक उससे कुछ पूछना ही चाहता था कि उसकी नज़र ऐन सामने दो छती के खिड़की नुमा रास्ते पर जम गई, जहाँ से ऑटोमेटिक राइफल की एक नाल झांकती हुई नजर आ रही थी। तारक के चेहरे पर जर्दी फैल गई। दूसरे ही लम्हे खिड़की में एक चेहरा नजर आया। उसके साथ ही तारक के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो दिलशेर था जिसने खिड़की नुमा रास्ते से कमरे में छलांग लगा दी थी। उसके फौरन ही बाद हिना भी उसी रास्ते से नीचे कूद गई। मैं तो राइफल की नाल देखकर डर ही गया था, तारक ने बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। दरवाजे पर जब तांगा रुका था तो हिना ने दरवाजे की जूरी से झांक कर देखा था। तांगे वाले ने उस वक्त सीटों के नीचे झुककर सरगोशी की थी, जिस पर हिना को शुबा हो गया और हम दोनों राइफलें संभाल कर दो छती पर पहुंच गए। ड्यूटी वाली रास्ता और ये कमरा हमारी राइफलों की जद में था। अगर कोई गड़बड़ होती तो अंदर आने वालों में से कोई भी जिंदा नहीं बच सकता था। दिलशेर ने कहा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, वैसे ये तांगे वाला कौन था? मेरा मोहसिन, तारक ने जवाब दिया। उस रात अगर ये ना मिलता तो मैं पुलिस के हाथ लग चुका होता। इसकी बेटी नर्स है। इन्होंने ना सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि 3 दिन तक मुझे अपने घर में छुपाए रखा। आज शाम से कुछ पहले इतला मिली थी कि पुलिस मेरी तलाश में सरकारी हॉस्पिटलों की उन मुसलमान नर्सों को चेक कर रही है जो हॉस्टलों की बजाय अपने घरों में रहती हैं। उस घर में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ मुझे दूसरों की निगाहों से पोशीदा रखा जा सकता, इसलिए मुझे यहाँ मुंतकिल होना पड़ा। वैसे ये एक लंबी दास्तान है, कभी फुर्सत मिली तो सुनाऊंगा। तुम कहो दोस्तों का क्या हाल है? तारक ने पूछा। दोस्तों सब खैरियत से हैं, अलबत्ता दुश्मनों को बदअज़मी हो गई है, दिलशेर ने जवाब दिया। दिल्ली पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह शहर के गली कोचों में हमारी बू सूंघती फिर रही है। ट्रेनिंग कैंप में होने वाले जानी नुकसान ने हुकूमत के ऐवान हिला कर रख दिए हैं। पूरे शहर पर खौफो हिरास की फजा तारी है। अब दबे लफ्जों में अवामी खलकों की तरफ से ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि उस फौजी कैंप को खत्म किया जाए। अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले बाद लीडरों को ये इल्म हो चुका है कि ये फौजी कैंप किस मकसद के लिए कायम किया गया है। अब तो अपोजिशन भी ये आवाज उठा रही है कि इसराइल से इस किस्म के मुआहदे के सिलसिले में अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया था, जिसकी वजह से ये नुकसान उठाना पड़ा। क्या ख्याल है, ये ट्रेनिंग कैंप खत्म कर दिया जाए या जारी रहेगा? तारक ने पूछा। अगर जारी भी रखा गया तो इसमें तातील पैदा हो जाएगी और हम चाहते भी यही थे कि इन सरगर्मियों को कम अज कम फिलहाल रोक दिया जाए, दिलशेर ने कहा। लेकिन ये अपने आदमियों को ट्रेनिंग के लिए इसराइल भेजते रहेंगे, तारक बोला। इस सिलसिले में तो जाहिर है हम कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन बहरहाल कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तुम सुनाओ, तुम्हारी तकलीफ कैसी है? जख्मों को मंदे मिल होने के लिए आराम की जरूरत है, तारक ने जवाब दिया। लेकिन सुलेमान के घर में एक ऐसा वाकया पेश आ गया जिसकी वजह से मुझे आराम का मौका न मिल सका। तारक चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर पंडित रघु के वाक़े की तफसील बताने लगा। इसका मतलब है कि सुलेमान और उसकी बेटी सकीना के सर पर खतरा मंडला रहा है। बहरहाल हम उन्हें तनहा नहीं छोड़ सकते। मैं कल शाहरुख से इस सिलसिले में बात करूंगा, दिलशेर ने कहा और अधेड़ उम्र औरत की तरफ देखने लगा। आज खाने का प्रोग्राम नहीं है क्या? खाना तो तैयार है, यहीं दरी पर दस्तरख्वान बिछा दूं, औरत ने कहा। हाँ यहीं ले आओ, खाने के दौरान बातें भी होती रहेंगी, दिलशेर ने कहा। दरी पर दस्तरख्वान बिछाकर खाना लगा दिया गया। तारक को ट्रे में रखकर खाना चारपाई पर दे दिया गया। अभी उन्होंने खाने के चंद लुकमे ही लिए थे कि गली में यके बाद दीगरे 2 गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनाई दी और उसके बाद बहुत सारे बारीक कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। तारक और दिलशेर ने मानी के निगाहों से एक दूसरे को देखा। दिलशेर खाना छोड़कर दरवाजे की तरफ लपका। उसने ड्यूटी के दरवाजे की जूरी से झांक कर बाहर देखा तो सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। गली में बिजली के खंभे पर चलने वाले बल्ब की रोशनी में उसे 3 पुलिस वाले नजर आए। उन तीनों के हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थी। दरवाजे के बिल्कुल सामने पुलिस की एक जीप खड़ी थी। दाएं बाएं भी कुछ पुलिस वाले मौजूद थे। वो अगरचे नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। एक पुलिस वाला ऐन सामने वाले मकान के दरवाजे पर खड़ा किसी से बातें कर रहा था। वो जिस शख्स से ये बातें कर रहा था वो दरवाजे के अंदर की तरफ था, इसलिए नजर नहीं आ रहा था। दिलशेर कमरे की तरफ भागा। हरी आप, पुलिस इस मकान को घेरे में ले रही है। मेरा ख्याल है पुलिस वालों की तादाद 12 से कम नहीं होगी। हिना, एक राइफल तारक को निकाल कर दे दो और तुम ऊपर की सीढ़ियों पर चली जाओ। मरियम, तुम तारक के साथ बैठ के दरवाजे का ख्याल रखोगी, दिलशेर ने कमरे में दाखिल होते ही कहा। तारक तकिए से ठीक लगाए बैठा था। उसकी गोद में कंबल पर खाने की ट्रे रखी हुई थी जो बदहवासी में उलट गई थी। हिना उसी वक्त कमरे में दौड़ गई। उसकी वापसी में चंद सेकंड से ज्यादा नहीं लगे थे। उसने एक ऑटोमेटिक राइफल तारक के हाथों में थमा दी, दूसरी मरियम की तरफ उछाल दी और खुद अपनी राइफल लेकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ गई। दिलशेर अपनी राइफल संभाले दोबारा ड्यूटी वाले दरवाजे पर आ गया और जूरी से बाहर झांकने लगा। दरवाजे के सामने जीप की दूसरी तरफ एक पुलिस वाले के साथ सफेद कुर्ते और धोती में मलबूस एक आदमी खड़ा था। अब दिलशेर ने उसे पहचान लिया। वो सामने वाले मकान में रहता था। पुलिस वाला उससे कह रहा था, तुम्हारी इतला गलत तो नहीं ठाकुर? नहीं सरकार, ठाकुर ने सरगोशियाना लहजे में जवाब दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा था, तांगे वाले ने सीट के नीचे से एक जख्मी आदमी को निकालकर कंधे पर लादा था और अंदर ले गया था। मुझे यकीन है ये वही जख्मी है जिसकी पुलिस को तलाश है। इस मकान में उसके दूसरे साथी भी मौजूद हैं। ठीक है, अब तुम अपने मकान में चले जाओ, पुलिस वाले ने कहा।
वो गालबन उस पार्टी का इंचार्ज था। दिलशेर दरवाजे से हटकर 2 छती पर चढ़ गया और मोर्चा लगाकर बैठ गया। बैरूनी दरवाजा उसके ऐन सामने था, कोई भी बचकर अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। चंद मिनट गुजर गए, गली में भारी कदमों की आवाजें गूंजती रहीं। फिर एक गूंजदार आवाज सुनाई दी। हम मोती मंजिल में रहने वालों से मुखातिब हैं। पुलिस वाले ने वो नाम दोहराया जो मकान की पेशानी पर लिखा हुआ था। हमें मालूम हो गया कि तुम लोग यहाँ छुपे हुए हो। इस मकान को चारों तरफ से घेरे में ले लिया गया है। अगर किसी ने फरार होने की कोशिश की तो गोलियों से भून दिया जाएगा। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा, उसके बाद फायर खोल दिया जाएगा। उसके बाद चंद सेकंड तक खामोशी रही, फिर गिनती शुरू हो गई। 5 कहने के साथ ही फजा फायरिंग की आवाजों से गूंज उठी। मकान की खिड़कियों और दरवाजों पर फायरिंग की जा रही थी। अंदर से इस फायरिंग का जवाब नहीं दिया गया। दिलशेर 2 छती पर तैयार बैठा था, उसकी उंगली ट्राइगर पर थी और नजरें दरवाजे पर। फायरिंग रुक गई। पुलिस पार्टी के इंचार्ज ने चीख कर कुछ कहा और फिर दरवाजे को तोड़ा जाने लगा। गालबन राइफल के दस्ते से जरबें लगाई जा रही थी। 2 मिनट में दरवाजा टूट गया और बैक वक्त 2 पुलिस वालों ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। उनके पीछे 2 पुलिस वाले और भी थे। दिलशेर इसी मौके का मुंतजिर था। उसने राइफल का ट्रैगर दबा दिया। डेवडी फायरिंग और चीखों की मिलीजुली आवाजों से गूंज उठी। 3 पुलिस वाले ढेर हो गए, जबकि चौथा दरवाजे के बाहर जा गिरा था। बाहर से भी फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन पुलिस वालों की गोलियां सामने वाली दीवार में लग रही थी, इसलिए ऊपर 2 छती में बैठा हुआ दिलशेर बिल्कुल महफूज था। बैठक की तरफ से तारक और मरियम ने भी फायरिंग शुरू कर दी थी। गली से 2 पुलिस वालों की चीखें सुनाई दी। वो या तो जख्मी हो गए थे या खत्म हो गए थे। शंकर, तुम आदमियों को लेकर दाईं तरफ वाले मकान की छत पर पहुंचो, और करमू, तुम एक आदमी के साथ बाईं तरफ वाले मकान की छत पर पहुंचाओ। वो लोग छत के रास्ते फरार होने की कोशिश करेंगे। मैं विश्वासनाथ और गरदारी के साथ गली में मौजूद हूँ। पुलिस ऑफिसर की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। दिलशेर के होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उसे पुलिस वालों की तादाद का पता चल गया था। 3 आदमी उसके सामने मरे पड़े थे। 5 को छतों पर पहुंचने का हुक्म मिल चुका था और गली में ऑफिसर समेत 3 आदमी थे। गली में फायरिंग बंद हो चुकी थी। दिलशेर आहिस्तगी से 2 छती से उतर आया। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर इस मकान को घेरे में ले लिया गया तो वो चूहे की तरह पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाने का मतलब अजियतनाक मौत के सिवा और कुछ नहीं था। इसलिए वो घेरे में आने से पहले हर सूरत में अपने साथियों समेत यहाँ से निकलना चाहता था। दिलशेर सीने के बल रेंगता हुआ बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंच गया। अगर दरवाजे के सामने गली में कोई पुलिस वाला होता तो उसे यहाँ तक पहुंचने का मौका भी ना मिलता, लेकिन पुलिस वाले मुख्तलिफ समतों से आड़ में खड़े फायरिंग कर रहे थे। दिलशेर ने दरवाजे में पड़ी हुई एक पुलिस वाले की लाश की आड़ लेते हुए सर उठाकर बाहर देखा। बाईं तरफ कार के पीछे एक पुलिस वाला खड़ा मकान की बैठक के दरवाजे की तरफ फायरिंग कर रहा था। उसकी सिर्फ खोपड़ी नजर आ रही थी। दिलशेर ने निशाना लेकर फायर कर दिया। उसकी गोली ठीक निशाने पर लगी। खोपड़ी के पर खचे उड़ गए और पुलिस वाला कार के पीछे ढेर हो गया। उसके मुंह से कोई आवाज तक निकल ना सकी। पुलिस पार्टी के इंचार्ज और उसके दूसरे साथी ने दरवाजे पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन आड़ में होने की वजह से दिलशेर महफूज रहा। अब ऊपर से भी फायरिंग की आवाजें आने लगी। दोनों तरफ के मकानों की छतों पर पुलिस वाले पहुंच चुके थे और हिना मकान की सीढ़ियों वाले दरवाजे में खड़ी फायरिंग करके उन्हें रोके हुए थी। दिलशेर घात लगाए बैठा रहा। चंद मिनट बाद एक और पुलिस वाला एक तरफ से दौड़कर दूसरी तरफ जाता हुआ नजर आया। वो गालबन बेहतर पोजीशन हासिल करने के लिए सामने वाले एक मकान की तरफ दौड़ रहा था, लेकिन दिलशेर की गोली ने उसे वहां तक पहुंचने की मोहलत ना दी। गोली उसकी गर्दन में लगी और वो मकान के थड़े पर ढेर हो गया। ये पुलिस पार्टी का इंचार्ज था। अब गली में सिर्फ एक ही पुलिस वाला रह गया था। बाकी पुलिस वाले मकानों की छतों पर पहुंच चुके थे। दिलशेर की नजरें अपने मकान के सामने खड़ी पुलिस जीप पर जमी हुई थी। अगर वो लोग जीप तक पहुंच जाते तो आसानी से फरार हो सकते थे। गली में सिर्फ एक पुलिस वाला रह गया था और दिलशेर के ख्याल में जीप तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं था। वो दरवाजे से हटकर रेंगता हुआ अंदर आ गया। तारिक और मरियम बैठक के दरवाजे पर जमे हुए थे। दिलशेर ने उन दोनों को ड्यूटी वाले दरवाजे पर पहुंचने को कहा और खुद ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। ऊपर पुलिस वाले दोनों तरफ वाले मकानों की छतों पर थे। हिना ने किसी को भी अपने मकान की छत पर कूदने का मौका नहीं दिया था। वो वक्फे वक्फे से फायरिंग करते हुए उन्हें रोके हुए थी। गली में सिर्फ एक पुलिस वाला रह गया था। हम दरवाजे के सामने खड़ी हुई जीप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सीटी की आवाज सुनते ही तुम नीचे आ जाना। अगर पुलिस पार्टी की कमक पहुंच गई तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच सकेगा। दिलशेर ने सरगोशियाना लहजे में हिना को मुखातिब करते हुए कहा और दोबारा नीचे आ गया। मरियम और तारक ड्यूटी में पहुंच चुके थे। तारक दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था। जख्मों की तकलीफ से उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। तारक, क्या तुम उस जीप तक पहुंच सकोगे? दिलशेर ने सरगोशी की। गली में सिर्फ एक पुलिस वाला है। मैं फायरिंग करके उसे सामने आने से रोकूंगा। तुम लोग जीप तक पहुंचाना। ठीक है, मैं तैयार हूँ, तारक ने कराते हुए जवाब दिया। दिलशेर बैरूनी दरवाजे पर पहुंच गया। उसने बाहर झांका ही था कि एक गोली जन की आवाज से उसके सर के ऊपर सिर्फ 2 इंच के फासले से गुजर गई। वो एकदम नीचे गिर गया और उस तरफ फायरिंग शुरू कर दी जिस तरफ से गोली चलाई गई थी। तारक, रेडी! दिलशेर चीखा। उसके साथ ही उसने सीटी बजा दी। तारक मरियम का सहारा लेकर लंगड़ाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ा। इसी दौरान हिना भी ऊपर से दौड़ती हुई आ गई।
उसने सीढ़ियों वाला ऊपर का दरवाजा बंद कर दिया ताकि ऊपर से पुलिस वालों को नीचे आने से कुछ देर के लिए रोका जा सके। जल्दी करो, तारक को सहारा देकर जीप पर चढ़ाओ, दिलशेर बोला। तारक जीप पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टांग जख्मी होने की वजह से उसे खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। उसने उछलकर जीप पर चढ़ना चाहा तो गिर पड़ा। इतनी देर में हिना वहां पहुंच गई। उसने मरियम की मदद से तारक को उठाकर जीप में डाला और खुद भी उचक ऊपर चढ़ गई। मरियम जीप पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी कि भयानक अंदाज में चीखती हुई नीचे गिर गई। दूसरी तरफ से चलाई जाने वाली पुलिस की गोली उसकी पुश से दाखिल होकर दिल को चीरती हुई निकल गई थी। दिलशेर ने उस समत पे दर पे कई फायर किए। पुलिस वाला गालबन किसी आड़ में दुबक गया था। इसी दौरान सीढ़ियों वाला दरवाजा धड़धड़ाया जाने लगा। पुलिस वाले दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दिलशेर सोच रहा था कि अगर वो पुलिस वाले नीचे आ गए तो उनके जिंदा भाग निकलने का इम्कान खत्म हो जाएगा। तारक जीप की पिछली सीट पर ढेर हो गया। तकलीफ की शिद्दत से उसके दांत पिंचे हुए थे। उसके साथ दूसरी सीट पर बैठी हुई हिना ने उस तरफ फायरिंग शुरू कर दी जिस तरफ पुलिस वाला छुपा हुआ था। इसी दौरान दिलशेर भी मकान से बाहर आ गया। जीप के स्टीयरिंग के सामने बैठते ही उसने इंजन स्टार्ट किया। हिना बदस्तूर फायरिंग कर रही थी। उसकी एक गोली तकरीबन 20 गज पीछे खड़ी हुई ठीक कार की टैंकी पर लगी। दूसरे ही लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और कार के परखचे उड़ गए। जीप तेजी से हरकत में आकर कई गज दूर निकल चुकी थी। कार के धमाके से आग का एक गोला सा ऊपर को उठा और फैलता चला गया। कार के जलते हुए कुछ टुकड़े आसपास के मकानों पर भी गिरे। जीप तेजी से दौड़ रही थी और पिछली सीट पर बैठी हुई हिना मुसलसल फायरिंग कर रही थी। गोलियां जाया मत करो हिना, अभी इनकी जरूरत पड़ेगी, दिलशेर ने चीख कर कहा। हिना ने फायरिंग बंद कर दी। तारक की हालत बिगड़ रही है दिलशेर, हिना तारक पर झुकते हुए बोली। इसका लिबास खून से तर है। जीप मुख्तलिफ गलियों में दौड़ती हुई महात्मा गांधी रोड पर निकल आई। यहाँ से एक गली निकलकर वो मित्रा रोड पर आ गए। ये सड़क स्टेडियम के पिछली तरफ से होती हुई डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग की तरफ चली गई थी। एक मोड़ से जरा आगे एक रेस्टोरेंट के सामने दिलशेर ने जीप रोक ली। रेस्टोरेंट के सामने एक कार खड़ी थी। एक मर्द और एक औरत उस कार में बैठ रहे थे। दोनों अधेड़ उम्र थे। मर्द के लिबास उस सर पर रखी हुई मखसूस तर्ज की टोपी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो पारसी थे। दिलशेर जीप से छलांग लगाकर उनके सामने आ गया। राइफल उसके सामने थी। कार से पीछे हट जाओ वरना उड़ा दूंगा। दिलशेर के हल्क से गुर्राहट निकली। माँ पारसी के हल्क से करासी निकली। राइफल देखकर उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। ऐसा काय को बोलता रहे, पैसे चाहिए तो ले लो, पर अपने को कुछ ना ही बोलू। पैसों नहीं, कार की चाबी चाहिए। दिलशेर घुर्राया। चाबी कार में लगी है, बैठो बैठो, ये तुम्हारे बाप का कार। पारसी कहते हुए एकदम खामोश हो गया। बको मत। दिलशेर ने उसे डांट दी और उसके साथ ही उसने हिना को भी इशारा कर दिया। हिना तारक को लेकर जीप से उतर आई। उसने पहले तारक को कार की पिछली सीट पर बिठाया और फिर खुद भी अंदर घुस गई। माँ पारसी एक बार फिर रहा। उसके साथ ही औरत पट से सड़क पर गिरकर बेहोश हो चुकी थी। रेस्टोरेंट में बैठे लोग ये मंदिर देखकर अपनी अपनी सीटें छोड़कर कोनों में दुबक गए थे। दिलशेर ने स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट किया और कार एक जबरदस्त झटके से हरकत में आ गई। पारसी वहीं खड़ा थर थर कांपते हुए माँ की गर्दान कर रहा था। कई समतों से पुलिस सायरन की आवाजें सुनाई दे रही थी। नेशनल आर्ट गैलरी वाली सड़क पर घूमते ही दिलशेर चौंक गया। सामने से पुलिस की एक जीप सायरन बजाती हुई आ रही थी। दिलशेर ने कार साइड में कर ली, लेकिन उसकी रफ्तार हल्की नहीं की। पुलिस की जीप इंतहाई तेज रफ्तारी से उनके करीब से गुजर गई। दिलशेर ने इत्मीनान की गहरी सांस ली। कार अब शाहजहां रोड क्रॉस करती हुई मौलाना आजाद रोड पर पहुंच चुकी थी। दिलशेर ने कार की रफ्तार कम कर दी और उसे मुख्तलिफ गलियों में घुमाता हुआ शाहरुख के बंगले वाली गली में ले आया और फिर चंद ही मिनट बाद कार शाहरुख के बंगले में दाखिल हो रही थी। हिना, वो पोर्च में कार रोकते हुए बोला, तुम तारक को अंदर ले जाओ, मैं कार को गैराज में छोड़ कर आता हूँ। हिना तारिक को सहारा देकर उतार रही थी कि शाहरुख बरामदे वाले दरवाजे से निकलकर सामने आ गया। उसने दौड़कर तारक को सहारा दिया और उसे कमरे में ले आया। इसकी हालत बहुत खराब है, इसे फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत है। हिना बोली। वो मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुम लोग पॉइंट 1 पर पुलिस ने रेड कर दिया था। हिना ने उसकी बात काटते हुए कहा, हम लोग बड़ी मुश्किल से निकलने में कामयाब हुए, लेकिन मरियम पुलिस की गोली का निशाना बन गई। ओह, लेकिन तारक तुम लोगों को कहाँ मिला? ये तो सकीना नामी किसी नर्स के घर में था, शाहरुख ने कहा। शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी देर बाद तारक भी पॉइंट 1 पर आ गया। सकीना को इतना मिली थी कि पुलिस उसके घर पर रेड करने वाली है, इसलिए उसने तारक को अपने बाप के साथ पॉइंट 1 पर पहुंचा दिया। लेकिन पुलिस को पॉइंट 1 के बारे में कैसे पता चला? वो तो हमारी महफूज तरीन पनाहगाह थी, शाहरुख ने कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सकीना और उसका बाप पकड़ा गया और उन्होंने पॉइंट 1 के बारे में पुलिस को बता दिया हो? नहीं, ये दिलशेर की आवाज थी जो कमरे में दाखिल हो रहा था। सकीना का बाप सुलेमान तारक को तांगे की सीटों के नीचे छुपा कर लाया था। पॉइंट 1 के सामने जब वो तारक को सीटों के नीचे से निकाल कर अंदर ला रहा था तो सामने के मकान में रहने वाले एक हिंदू ठाकुर ने उसे देख लिया। उसे गालबन चुबा हो गया था। उसने पुलिस को इतला कर दी और पुलिस ने रेड कर दिया। पुलिस ने ये छापा गालबन किसी प्लानिंग के बगैर मारा था, जिसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा। उनके गालबन 6 आदमी जहन्नुम वासिल हुए हैं। मरियम भी उस वक्त गोली का निशाना बन गई जब हम पुलिस की जीप लेकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पहले सलीम, फिर मुराद अली और अब मरियम। शाहरुख के चेहरे पर अफसुर्दगी सी छा गई, लेकिन इनका लहू रायगा नहीं जाएगा। ये लोग अपने खून से आजादी की तारीख रकम कर रहे हैं। इनके नाम क़यामत तक जिंदा रहेंगे। वो चंद में खामोश रहा, फिर तारक की तरफ मुतवज्जो हो गया।
आफरीन ने तुम पर तारक पे दर पे तकलीफ उठाने के बावजूद तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम वाकई एक बहादुर इंसान हो। हिम्मत तो वो लोग हारते हैं जिनमें कोई जज्बा ना हो, कोई लगन ना हो, और मेरे दिल में तो ऐसी लगन है, ऐसा जज्बा है जो कभी सर नहीं पड़ सकता। तारक ने कहा, दिलशेर इसे नीचे ले चलो, मैं मेडिकल किट लेकर आता हूँ। डॉक्टर अहमद से भी राब्ता कायम करने की कोशिश करता हूँ, शाहरुख ने कहा और फोन का रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगा। दिलशेर और हिना तारक को तय खाने वाले कमरे में ले आए। चंद मिनट बाद शाहरुख भी मेडिकल किट लेकर आ गया। डॉक्टर अहमद 11 बजे तक पहुंचेगा, उस वक्त तक हम यही कर सकते हैं कि इसकी पट्टी तब्दील करें, शाहरुख ने कहा और तारक के कंधे पर लिपटी हुई खून आलूद पट्टी खोलने लगा। लेकिन इत्तेफाक से डॉक्टर अहमद जल्दी पहुंच गया। वो शाहरुख का दोस्त था और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के करीब उसका क्लिनिक था। उसने पट्टी खोलकर जख्मों का जायजा लिया और दोबारा ड्रेसिंग कर दी। इन्फेक्शन हो गया है, बड़ी एहतियात की जरूरत है। इसे कम से कम 1 हफ्ते तक बिस्तर से हिलने ना दिया जाए। अगर जख्म ज्यादा बिगड़ गया तो जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। कुछ दवाएं मेरे पास हैं जो मैं फौरी तौर पर दे रहा हूँ। कुछ दवाएं बाजार से मंगवानी पड़ेंगी। मैंने रास्ते में आते हुए एक मेडिकल स्टोर खुला देखा था, लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ से कोई दवाई लेना मुनासिब ना होगा। कनाट प्लेस पर भी बाज़ स्टोर रात भर खुले रहते हैं, वहाँ से मंगवा लो। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अगर टेम्परेचर हो जाए तो ये दवा दे देना, सिर्फ 2 गोलियां ज्यादा नहीं। मैं सुबह आकर इसे देख लूंगा। ठीक है डॉक्टर, शुक्रिया। शाहरुख ने उससे दवाओं वाला पर्चा ले लिया। डॉक्टर अहमद के जाने के बाद शाहरुख ने डिलीवरी हाउस फोन किया और अपने खास आदमी को दवाओं के नाम लिखवाकर उसे हिदायत की कि वो किसी मेडिकल स्टोर से ये दवाएं लेकर राजपाथ के चौराहे पर पहुंच जाए। फोन करने के 5 मिनट बाद शाहरुख अपनी कार पर कोठी से निकल गया। जब वो राजपाथ के चौराहे पर पहुंचा तो उसका आदमी वहाँ मुंतजिर था। वो मोटर बाइक पर आया था। शाहरुख ने उससे दवाएं ले ली और वापस आ गया। शहर में बड़ी सख्त चेकिंग हो रही थी। राजपाथ रोड तक आते जाते दोनों मरतबा उसे चेक किया गया था। उस रात तारक को बुखार हो गया। उसका जिस्म रात भर अंगारों की तरह जलता रहा था। डॉक्टर अहमद की दी हुई गोलियां भी ज्यादा मौसर साबित ना हुई। हिना उसके पलंग के करीब बैठी वक्फे वक्फे से उसकी पेशानी पर बर्फ की पट्टियां रखती रही। जब दिन की रोशनी तलू हुई तो तारक का बुखार भी कम होने लगा। तारक तकरीबन 1 हफ्ते तक बुखार में मुब्तला रहा। इसी दौरान हिना किसी माहिर नर्स की तरह उसकी तीमारदारी करती रही। यूं तो घर में जन्नत बीबी, दिलशेर और शाहरुख भी मौजूद थे, मगर तारक की देखभाल हिना ने अपने जिम्मे ले ली थी। उसे तारक से कुछ अजीब सा लगाव हो गया था। एक अजीब सा जज्बा था जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। डॉक्टर अहमद भी तारक को देखने के लिए बाकायदगी से आ रहा था। 15 दिन की देखभाल के बाद तारक के जख्म मंदे मिल होने लगे और फिर 1 महीना गुजर गया। इसी दौरान हर किस्म की सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। दिलशेर हिना ने इसी दौरान कोठी से कदम तक बाहर नहीं निकाला था। पुलिस की सरगर्मियां भी सरद पड़ चुकी थी। अखबारात ने दिल्ली की पुलिस को दुनिया की सबसे ज्यादा नाकारा पुलिस करार दिया था, जो 1 महीना गुजर जाने के बाद भी धमाका करने वालों का सुराग नहीं लगा सकी थी। तारक अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका था। कोठी में बंद पड़े पड़े 1 माह से भी ज्यादा का अरसा बीत चुका था। तारक सोच रहा था कि अगर वो इसी तरह कोठी में बंद रहा तो उसकी हड्डियों को जंग लग जाएगा। दिलशेर और हिना का भी यही ख्याल था। उन्होंने इस सिलसिले में शाहरुख से बात की तो वो मुस्कुराते हुए बोला, मेरा ख्याल है कि गुज़िश्ता कार्रवाइयों के दौरान हम किसी की नजरों में नहीं आए थे, लिहाजा बाहर निकलने में हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन एहतियात की बहरहाल जरूरत है, हम मोहतात रहेंगे। दिलशेर बोला। प्रोग्राम क्या है? शाहरुख ने मुस्कुराती हुई निगाहों से बारी बारी उन तीनों की तरफ देखा। सुना है ओबेराय होटल में एक इसराइली रकासा आज रात अपने फन का मुजाहरा करने वाली है। हम उस यहूदी रकासा की यात्रा करना चाहते हैं। दिलशेर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हें कैसे पता चला? शाहरुख ने उसे घूरा। आज के अखबार में उसकी तस्वीरें छपी हैं, दिलशेर ने जवाब दिया। भारतीय सकाफत के वजीर आज उसके प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी होंगे। शहर की बाद अहम शख्सियात को भी होटल की तरफ मदऊ किया गया है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उस रकासा में ऐसी क्या बात है, नहायत ही अहमक आदमी हो। शाहरुख ने कहा। खास बात क्या होगी? होटल की इंतजामिया ने सकाफत के वजीर और चंद अहम और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को मदऊ कर लिया। ऐसी बातों के 2 ही मकासद हुआ करते हैं, वजीर की आमद से मुफ्त की पब्लिसिटी मिलेगी और दूसरा मकसद ये कि होटल की इंतजामिया हुकूमत से अपना कोई काम निकलवाना चाहती होगी। कारोबारी लोग इस किस्म के हथकंडे तो इस्तेमाल किया ही करते हैं, इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। बहरहाल तुम लोग ओबेराय जाना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। तारक का हुलिया भी कुछ बदला हुआ ही लग रहा है। इसे तिहाड़ जेल के मफरूर कैदी की हैसियत से भी नहीं पहचाना जा सकता। वापसी कब तक होगी तुम लोगों की? ये तो प्रोग्राम पर मुनसर है। प्रोग्राम अच्छा हो तो आखिर तक देखेंगे, बसूरत दीगर जल्दी आ जाएंगे। दिलशेर ने कहा। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, हम तुम्हारी सफेद वाली गाड़ी ले जा रहे हैं। ठीक है, ले जाओ, शाहरुख ने जवाब दिया। दिलशेर ने मेज पर से चाबी उठाई और वो तीनों बाहर निकल आए। हिना ने नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी, ब्लाउज सेलोलेस था। उस लिबास में वो बेहद हसीन लग रही थी। बीमारी के दौरान में तारक ने दाढ़ी मूंछें रख ली थी। छोटी गोल दाढ़ी और बारी मूंछें उसके चेहरे पर बड़ी भली लग रही थी। जब वो होटल ओबेराय पहुंचे तो प्रोग्राम शुरू हो चुका था। स्टेज पर इसराइली रकासा अपनी उरियानियत का मुजाहरा कर रही थी। स्टेज के सामने वाली सीटों पर भारतीय सकाफत का वजीर और दीगर मेहमान बैठे हुए थे। उन्हें भी हाल के आखिर में एक टेबल मिल गई जिसे उन्होंने गनीमत जाना।
लोग रकासा की हर अदा पर तालियां बजाकर दाद दे रहे थे, लेकिन तारक के ख्याल में ये दाद उसके फन की नहीं, उसकी उरियानियत और जिस्म के खूबसूरत जावियों को दी जा रही थी। दिलशेर अपनी कुर्सी पर बैठे बड़े गौर से रकासा को देख रहा था। चंद मिनट बाद वो कुर्सी से उठ गया। चलो बाल रूम में चलकर बैठते हैं, वो बोला। क्यों, रकासा पसंद नहीं आई क्या? तारक मुस्कुराया। यही समझ लो, दिलशेर ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो लोग बाल रूम में आ गए। इस खूबसूरत हॉल में एक तरफ बहुत बड़ा बार काउंटर बना हुआ था। मुख्तलिफ मेजों पर लोग बैठे हुए अपने पसंदीदा मशरूबात से दिल बहला रहे थे। ये लोग भी एक मेज पर बैठ गए। दिलशेर ने वेटर को कॉफी के लिए कह दिया। हिना दिलचस्प नजरों से हाल का जायजा ले रही थी। ऐसे होटलों में सिर्फ वही लोग आ सकते थे जिनके पास दौलत की कोई कमी ना हो। इस किस्म के होटल दरअसल बड़े लोगों के लिए अयाशी के अड्डे थे। यहाँ शिकार और शिकारी एक दूसरे की गात में रहते थे। कोई शिकार करता और कोई शिकार हो जाता। हिना देख रही थी कि हर मेज पर कोई ना कोई खूबसूरत लड़की मौजूद थी। एक मेज पर एक नहायत ही बदसूरत काले कलूटे और भारी भरकम आदमी के साथ बहुत ही दान पान और हसीन लड़की बैठी हुई थी। उन्हें देखकर लंगूर के पहलू में हूर वाला मुहावरा जहन में उभर जाता था। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसी हसीन लड़की उस लंगूर से मोहब्बत करती होगी। उसे मोहब्बत उन कड़कड़ाते करेंसी नोटों से थी जो उस लंगूर की जेब में भरे हुए थे। हिना ने बहुत जल्द महसूस कर लिया कि बहुत सी नजरें उसका भी तवाफ कर रही थी। ये उन अयाश मर्दों की हवस भरी नजरें थी जो किसी एक औरत पर इक्तफा नहीं करते। उसी लम्हे वेटर ने उनकी मेज पर काफी लगा दी। काफी की चुस्कियां लेते हुए भी हिना मुतजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देख रही थी। दाईं तरफ तीसरे नंबर की मेज पर एक जवान औरत और एक भारी भरकम अधेड़ उम्र मर्द बैठा हुआ था। हिना ने महसूस किया कि वो औरत बार बार तारक की तरफ देख रही थी। हिना ने तारक की तरफ देखते हुए सरगोशी की। वो औरत तुम में खास दिलचस्पी ले रही है, उसकी नजरें बार बार तुम्हारी तरफ उठ रही हैं। वो दाईं तरफ तीसरी मेज पर ऑरेंज साड़ी वाली। तारक ने गैर महसूस अंदाज में गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा। उस औरत के चेहरे पर नजर पड़ते ही उसका दिल उछलकर खल्क में आ गया। हाथ में पकड़ा हुआ कॉफी का मग छलक पड़ा। वो औरत माधुरी थी। अपनी आवाज ठिकाने रखो, दिलशेर ने सरगोशी की। ये औरत कौन है, जानते हो इसे? माधुरी है। तारक ने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए सरगोशियाना लहजे में कहा। तिहाड़ जेल से फरार होने के बाद बैरे और पचकर ने इसके फ्लैट में पनाह ली थी। मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि माधुरी किस तरह हमारे हाथ लगी थी, लेकिन ये तो गिरफ्तार हो गई थी और इसने बेरे और पचकर के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया था। इससे चंद रोज पहले उसका शोहर अपने मालिक को कत्ल करके फरार हो गया था। लेकिन ये यहाँ तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? हो सकता है ये माधुरी की शक्ल से मिलती जुलती कोई और औरत हो। इस मर्तबा हिना ने सरगोशी की। नहीं, तारक ने नफी में सारी लाया। वो मुझे देखकर मुस्कुराई थी, जिसका मतलब है कि वो मुझे पहचान चुकी है। खैर, आराम से बैठे रहो, देख लेंगे, दिलशेर ने कहा। वो माधुरी ही थी और उसने तारक को पहचान लिया था। उसने अपने साथी की तरफ झुकते हुए सरगोशी भी की। चंद मिनट बाद माधुरी ने तारक की तरफ देखते हुए आंख का गोशा दबाकर मखसूस इशारा किया और मेज से उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो जैसी दरवाजे से बाहर निकली, तारक ने भी अपनी सीट छोड़ दी। वो जब बाहर निकला तो माधुरी उसे बाईं तरफ खड़ी नजर आ गई। तारक तेज कदम उठाता हुआ उसके करीब पहुंच गया। यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है, आओ स्विमिंग पूल की तरफ चलते हैं, माधुरी ने कहा। वो दोनों होटल की वसी और अरीज इमारत के पिछली तरफ आ गए। यहाँ स्विमिंग पूल के अलावा एक वसी और खूबसूरत लान भी था। वो लान में एक कैनोपी के नीचे आकर रुक गए। स्विमिंग पूल बुलंद था, इसलिए आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो कैनोपी के नीचे बेंच पर बैठ गए। तुम इस तरह पब्लिक मुकामात पर आकर गलती नहीं कर रहे। तुम जानते हो कि पुलिस तुम्हारी तलाश में है और तुम्हारी तस्वीर सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे भारत के थानों में लगी हुई है। मेरी बात छोड़ो, लेकिन तुम ये काया पलट कैसी? मैंने तो अखबार में तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर पढ़ी थी, तारक ने कहा। हाँ, मैं गिरफ्तार हो गई थी और अब पुलिस की मेहरबानी से ये शानदार जिंदगी गुजार रही हूँ, माधुरी ने जवाब दिया। मैं समझा नहीं, तारक ने उसे घूरा। गिरफ्तारी के बाद मैंने पुलिस को सच सच बता दिया था कि तुम लोग मुझे जान से मार देने की धमकी देकर मेरे घर में छुपे हुए थे। मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे बेगुनाह समझकर छोड़ दिया गया। इसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर मुझ पर खासा मेहरबान हो चुका था। उसे ये भी मालूम था कि मेरा पति कत्ल के इल्जाम में मफरूर है और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। उस पुलिस ऑफिसर की बीवी मर चुकी है। उसकी एक बेटी है जो शिमला की एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती है और वहीं रहती है। वो पुलिस ऑफिसर पहले मेरे फ्लैट पर आता रहा, फिर अपने घर ले गया। अब मैं उसी की रखेल हूँ। और तुम्हारे साथ ये आदमी कौन है, तारक ने पूछा। वही पुलिस ऑफिसर, माधुरी ने जवाब दिया। है तो मामूली सा इंस्पेक्टर, लेकिन बहुत दौलतमंद है, बड़ी ऐश कराता है मुझे। उसे तुम पर शुबा हो गया है। तुम्हारी तरफ मेरी तवज्जो उसी ने मबजूल कराई थी। उसने तुम्हारी तरफ इशारा करते हुए मुझसे पूछा था कि तुम जेल से भागे हुए वही कैदी तो नहीं जिसने मेरे घर में पनाह ली थी। मैंने उसे टाल दिया कि तुम वो नहीं हो। तुम्हें मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है, तारक ने पूछा। तुम्हारे किरदार ने मुझे बेहद मुतासर किया, माधुरी ने जवाब दिया। तुम तकरीबन 24 घंटे मेरे फ्लैट पर रहे। मैंने तुम्हें पेशकश भी की थी, लेकिन तुमने उल्टा मुझे डांट दिया। अब मैंने तुम्हें इसीलिए बाहर बुलाया कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मुमकिन है वो पुलिस ऑफिसर तुमसे कुछ बात पुरस करे और तुम फंस जाओ। शुक्रिया माधुरी, तारक बोला। मैं तुम्हें कभी नहीं बुला सकूंगा। ठीक उसी में तारक को यूं महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी चीज उसकी गर्दन से आ लगी हो। उसके साथ ही एक हल्की सी घुर्राहट सुनाई दी।
तुम अपनी जगह से हरकत नहीं करोगे मिस्टर, मुझे तुम पर तो पहले ही शुबा हो गया था। अब तुम लोगों की बातों से इसकी तस्दीक भी हो गई। हाथ उठाकर खड़े हो जाओ, कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। तारक का दिल उछलकर हल्क में आ गया। उसने कनक से माधुरी की तरफ देखा। उसका ख्याल था कि माधुरी ने उसे फंसाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया था, लेकिन माधुरी का चेहरा भी खौफ से पीला पड़ गया था और उसका जिस्म होले होले कांप रहा था, जिसका मतलब था कि सूरत-ए-हाल ने उसे भी खौफजदा कर दिया था। तारक बेंच से उठकर खड़ा हो गया और उसने दोनों हाथ सर से ऊपर उठा लिए। तुम्हें गलतफहमी हुई है मिस्टर, मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। तारक बोला, बंद करो बकवास, मैं तुम दोनों की बातें सुन चुका हूँ। वो घुराया, और ये कुतिया ये तो मारे आस्तीन साबित हुई। इसका तो वो अशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगी।